सुशील त्रिपाठी फाइनेंशियल एक्सप्रेस हिंदी.com से। आज हम यहाँ चर्चा करेंगे इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स की। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि कैपिटल मार्केट में एक उतार चढ़ाव बना हुआ है। इन्वेस्टर्स को इक्विटी हो या म्यूचुअल फंड हो, काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में इन्वेस्टर्स इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि वो अपने पैसे कहाँ लगाएं जहां लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में उन्हें बेहतर रिटर्न मिल सके। हालांकि स्मॉल सेविंग ऑप्शंस हैं, लेकिन उसमें रिटर्न अब पहले के मुकाबले बहुत कम रह गए हैं, इसलिए वो इतने अट्रैक्टिव भी नहीं है। तो आज हम इन सारी चीजों पे चर्चा करने के लिए बीपीएन फिनकैप के डायरेक्टर एके निगम से बातचीत करेंगे और वो हमारे सवालों के जवाब देंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। ये जो पिछले दिनों बाजार में ये उतार चढ़ाव आए हैं, तो अभी आप इस बाजार को अभी और किस तरीके से देख रहे हैं? हालांकि एक साल में तो अभी कुछ रिटर्न पिछले दिनों सुधरा है, लेकिन अभी भी जो है बाजार में वॉलेटिलिटी बनी हुई है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देना चाहूंगा जी। अपनी टॉक स्टार्ट करने से पहले। आप ये देखिए कि जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था तो क्या हुआ था, मार्केट हाई से बहुत नीचे आया था। जी। उसके बाद क्या हुआ, 1999 और 2000 में जब आईटी बबल हुआ जी। तो क्या हुआ, मार्केट ऊपर से फिर नीचे आया और नीचे आने के बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया। जी। उसके बाद 2007 और 8 में लेमन ब्रदर्स का स्कैम हुआ। उस समय भी क्या हुआ, मार्केट 40% के करीब नीचे आया और वापस मार्केट ऊपर गया। और उसके बाद क्या हुआ इंसिडेंस, जो लेटर अभी कुछ साल पहले ही हुआ है, कोरोना के समय भी मार्केट ऊपर से नीचे आया और फिर क्या हुआ, तेजी से ऊपर गया। तो जो भी इक्विटी मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आते हैं, उनको जो पैसा है उसमें चिंता नहीं करनी है, उनको लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है, क्योंकि मार्केट ने ऊपर जाना ही जाना है। और जो मैं यहाँ पे वोलेटिलिटी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, तो अपन इसको ईसीजी से कंपैरिजन कर सकते हैं। ईसीजी में अगर धक धक ऊपर नीचे होना बंद हो जाएगी तो स्ट्रेट लाइन आने पे क्या होता है, आदमी चला जाता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, क्लाइंट इस समय घबराए नहीं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में मार्केट को ऊपर जाना ही चाहिए। सर अभी जो है महंगाई को लेकर चारों तरफ चर्चा हो रही है। महंगाई हालांकि पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी नरमी आई है, लेकिन अभी भी काफी पीक पे है। दूसरा, चाहे यूएस फेड हो या दूसरे सेंट्रल बैंक हो या आरबीआई, ये रेट हाइक के मूड में है, क्योंकि इन्हें महंगाई को कंट्रोल करना है। तो ऐसे हालात में निवेशकों को अपनी स्ट्रेटजी किस तरीके से रखनी चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आपकी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है, अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है या शॉर्ट टर्म है, तो फिर आपको डेट म्यूचुअल फंड में, उन म्यूचुअल फंड्स में करना चाहिए जिनका ड्यूरेशन शॉर्ट है। क्योंकि अगर आप दूसरा म्यूचुअल फंड, क्योंकि मार्क टू मार्केट देखेंगे तो जो डेट मार्केट है, मार्केट में नुकसान हो सकता है आपको माइनस में। तो आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या होता है, 3 महीने के पेपर्स होते हैं, तो इसलिए उसमें ज्यादा दिक्कत आती नहीं है। या फिर उस तरह के म्यूचुअल फंड्स या उस तरह के बॉन्ड्स ले जो मैच्योरिटी पे अपने आप को रिडेम्पशन करते, तो मतलब उसमें जो उसमें कूपन रेट फिक्स होता है, उसके बेसिस पे उनको रिटर्न्स मिलती है। अच्छा सर, एक चीज और देखिए, जैसे इस चीज की चर्चा होती है कि एसआईपी अकाउंट्स बढ़ रहे हैं, डीमैट अकाउंट्स ज्यादा खुल रहे हैं, इसमें यूथ का पार्टिसिपेशन अब बाजार में बढ़ रहा है। यूथ को खास तौर से जो 35 साल से कम उम्र के लोग हैं, उनको इन्वेस्टमेंट का जो महत्व है वो समझ में आ रहा है। तो अगर निवेशक 35 साल से कम उम्र का है, तो उसे अपना एलोकेशन किस तरीके से रखना चाहिए? उसके मूड के हिसाब से भी थोड़ा सा गाइड करिएगा कि अगर वो मॉडरेट है या एग्रेसिव है। जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 3 स्टेप्स पे ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज, आपकी रिस्क टॉलरेंस लिमिट क्या है, आपके गोल्स क्या है, और उसके बाद आपका कितना टाइम होराइजन। मैं जैसे एक एग्जांपल लूं, जो आपने कहा है कि 35 साल से उम्र का, मोरलेस उसको 4-5 साल हुए होंगे नौकरी किए थे, उसमें कुछ लोग 5 साल 10 साल। जी ठीक है। उसमें कोई यंग कपल्स होंगे। तो देखिए, उनके कुछ शॉर्ट टर्म गोल होंगे, जैसे उनके कुछ गोल्स होंगे। एक एग्जांपल के तौर पे, हमें
3 साल में या 4 साल में एक कार खरीदनी है। जी ठीक। और अगर उनका कोई एक यंग किड है, उसको एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए होगा। हम्म। ठीक है। उसके बाद उसका लॉन्ग टर्म गोल है कि उसको एक रिटायरमेंट का कॉर्पस चाहिए, जी और उसके बाद उसको उसमें से पासिव इनकम चाहिए। ठीक है। अब ये सब चीज करने के बाद जो शॉर्ट टर्म गोल्स है, हम्म। उसमें वो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता। हाँ अपने तीनों कैटेगरीज के मैंने आपको गोल्स बता दिए। जी हाँ। शॉर्ट ड्यूरेशन गोल्स, मीडियम ड्यूरेशन गोल और लॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशन गोल। अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन गोल को लेते हैं, जी तो उसमें हम रिस्क ले सकते हैं। तो हम उसमें स्मॉल कैप फंड्स को भी कैटेगरी जी ऑफ स्मॉल फंड्स ले सकते हैं, हम्म। है ना। और कोई जो रिस्क है या फ्लेक्सी कैप को जी आप ले सकते हैं, क्योंकि जी आपका और लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन का। ठीक है। मीडियम ड्यूरेशन में अपनी रिस्क प्रोफाइल देते हुए, सपोज वो मॉडरेट है, जी तो उसको हाइब्रिड फंड चूज कर लेना चाहिए। ओके ठीक है। हाइब्रिड, तो हाइब्रिड में भी दो तरीके के फंड्स हैं। एक है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, जिसमें इक्विटी का पोर्शन कम होता है, और एक हम्म। होता है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। जी अगर उसकी रिस्क प्रोफाइल या रिस्क टॉलरेंस मॉडरेट है, जी जी क्या करना चाहिए, उसको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में। ठीक। जी उसके अलावा शॉर्ट टर्म गोल है, जी। तो उसको डेट म्यूचुअल फंड्स या डेट स्कीम्स में इन्वेस्ट। अच्छा सर, एक एज ग्रुप ये है कि वर्किंग है पर अब धीरे धीरे रिटायरमेंट के फेज में आ रहा है, तो हम 40 से 50-55 साल के एज जी के लोगों को रख सकते हैं। जी। तो एक इनके लिए भी स्ट्रेटजी बताइए, क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते, और जी इनको अच्छा रिटर्न भी चाहिए, तो इस हिसाब से अब इन्हें क्या करना चाहिए? अब देखिए, मैं आपको बताऊं, जब आदमी 40 इयर्स के करीब का है, 40 to 50 इयर्स का, जी तो कुछ तो उसके गोल इमीडिएट फ्यूचर में अचीव होने वाले होंगे, आने वाले होंगे नियर फ्यूचर में। हम्म। जैसे सपोज उसके बच्चे के 2-3 साल के बाद उसको एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए होगा, जी तो उसमें यह है कि उसको अपना एक पोर्टफोलियो में देखना चाहिए कि अगर मेरा गोल अचीव हो रहा है, हम्म अमाउंट मैंने कलेक्ट कर लिया है, तो हम्म। उसको इक्विटी से शिफ्ट होके डेट में आ जाना चाहिए, जहां वो सेफ्टी पे आ जाए। ठीक है। ठीक है। कल को बाई चांस जब उसका गोल एकदम, जब वो नियर टू दिस गोल इज रीचिंग, फिर ठीक उसकी नेक्स्ट जो चिंता होती है कि उसको अब 10 साल के बाद रिटायर होना ठीक। है। अब उसको क्या है कि उसको हाइब्रिड फंड्स में पैसा लगा के हम्म। वो अपने आप को इन्वेस्ट कर सकता है 60 इयर्स का। ओके। एक कैटेगरी और है जिसको हम कहते हैं डिविडेंड यील्ड फंड्स, जी हाँ। उसको भी वो पासिव यील्ड फंड्स के अपने कैटेगरी में यूज कर सकते हैं। अब सर एक लास्ट कैटेगरी बची जो रिटायर हो चुके हैं, हो चुके हैं जी। अब उनके लिए अभी क्या, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी अब सेविंग का जो है ट्रेंड बढ़ा है, उनके लिए क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, उनके लिए सलाह ये रहेगी, एक सबसे पहली जो नीड उनकी आती है, वो आती है उनकी, एक तो रेगुलर इनकम। जी दूसरी, उनको कभी कभी मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसे चाहिए होते हैं। जी 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 और तीसरी देखिए, जैसे एक आदमी ने रिटायर, इमीडिएट रिटायर हुआ है 60, तो हम्म एवरी 5 इयर्स के बाद अब जो उसकी इस समय इनकम हो रही है, हम्म। उस इनकम को हमको एनहेंस करना होगा। जी तो हमारा जो गोल है, वो मीडियम टर्म भी हो गया, शॉर्ट जी टर्म भी हो गया, जी और कुछ हमें क्योंकि आजकल की तारीख में लॉन्गेविटी बढ़ गई है, 80 इयर्स, 75-80 इयर्स हो गई है। जी तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि कुछ उनको इमरजेंसी फंड हमेशा अपने पास रखना चाहिए। जी इमरजेंसी फंड वो किस में रख सकते हैं, किसी डेट फंड्स में, जी। जिसमें उनका रिस्क कम है, रिस्क, जिसको वो एक दिन के नोटिस पे निकाल सकते हैं विदाउट टू मच ऑफ रिस्क। मतलब इसमें लिक्विडिटी इजी है उनके लिए। हाँ, और रेगुलर इनकम के लिए वो क्या कर सकते हैं, किसी भी हाइब्रिड, अच्छे हाइब्रिड फंड्स में करके उससे एसडब्ल्यूपी करेंगे, तो उसका उनको फायदा मिलेगा, रेगुलर रिटर्न्स आ जाएंगे। जी प्लस कुछ पैसा जो अपने रेगुलर इनकम से बचाएंगे, जी उससे आगे कॉर्पस इंक्रीज करेंगे, ताकि कल को आपका जो इन्फ्लेशन या इसकी वजह से जो आज आपकी 50,000 में आपका खर्चा चलता है, आगे वो 50,000 में उतना आपका उसकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी,
तो हमें 55,000 की जरूरत पड़ेगी, तो हमारा कॉर्पस भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए। तो उसके लिए वो थोड़ा थोड़ा अपना जो पैसा रेगुलर इनकम हो रही है उससे उसको बचा के किसी मीडियम रिस्क फंड्स में इन्वेस्ट करें ताकि उसका कॉर्पस इंक्रीज। जी सर, बाजार में अभी ये बताया जा रहा है कि जो है वोलेटिलिटी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अभी कई ऐसे फैक्टर हैं कि कुछ दिन बाजार अभी वोलेटाइल रहेगा। तो इसमें जो लोग ऑलरेडी एसआईपी चला रहे हैं उनके लिए आप क्या सलाह? देखिए एसआईपी से तो हर मार्केट के लिए एक अच्छा फंड है। जी वोलेटिलिटी है क्योंकि आप ये नहीं जानते कि कब क्या कंट्रोल करेंगे। जी। वोलेटिलिटी में एसआईपी अपनी एक तो कंटिन्यू रखें, और अगर आपके पास कोई फंड एडिशनल आ जाता है और जिस दिन आपको लगता है कि मार्केट अभी थोड़ा लोअर एंड पे है तो उसमें एक पर्टिकुलर टॉप अप कर सकते हैं। अच्छा सर, बॉन्ड मार्केट की बात आपने की, तो उसमें एक चीज, एक बात और है जो थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि रेट तो बढ़ रहा है, रेट हाइक लगातार किया जा रहा है और बॉन्ड का रिटर्न रेट से लिंक्ड भी है। जी इसमें मतलब बॉन्ड का रिटर्न भी घटने का एक डर है, तो इसमें पर्टिकुलर किस जगह पे इन्वेस्टर्स को जाना चाहिए जहाँ? देखिए मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी जी कि बॉन्ड मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है। जी ठीक है, जी रेट हाई इंक्रीज हो रहे हैं तो जो जी लॉन्ग ड्यूरेशन है उनमें चांसेस ये है कि नेगेटिव रिटर्न आएंगे, क्योंकि जी। बॉन्ड मार्केट में जिन्होंने पैसा निवेश किया है वो हम्म लॉसेस में आ रहे हैं। हम्म मैंने आपको जैसे पहले भी सजेस्ट किया था कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन के म्यूचुअल फंड्स में लगा जी सकते जी हैं, जी और उसके अलावा जिन जो मैच्योरिटी पे जी। कूपन रेट का करेंगे उसमें आपका थोड़ा सा रिस्क कम हो जाएगा। ओके ओके। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, डेट फंड में आप एसआईपी या एसटीपी भी कर सकते हैं ताकि आपका फ्लक्चुएशन सही हो। अच्छा, एक आखिरी सवाल और सर, क्योंकि स्मॉल सेविंग्स की चर्चा भी यहाँ होनी चाहिए क्योंकि ये भारत में बड़े पॉपुलर है। मौजूदा हालात में सर ये कितने अट्रैक्टिव रह गए, क्योंकि पिछले दिनों लगातार ब्याज दरें या तो घटी हैं या स्टेबल रही हैं, तो अब इनका क्या अट्रैक्शन रह गया और देखिए किस तरह के इन्वेस्टर्स को इसमें जाना चाहिए? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं जी कि जो अभी नए नए म्यूचुअल फंड्स में आए हैं, जो जी। म्यूचुअल फंड्स को नहीं समझते उनको अपना कुछ पोर्टफोलियो भले स्मॉल स्कीम्स में लगा दें, ओके। लेकिन मैं आपको कहूंगा जो स्मॉल निवेशक है जी, धीरे धीरे उनको भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए मतलब वहां से शिफ्ट। एसआईपी के थ्रू। जैसे जी आप स्मॉल सेविंग स्कीम्स में करते हैं, जी अब तो उसमें 100 रुपए की भी एसआईपी होती है। जी तो एक आदमी जो बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स भी करता है जी या 500 रुपए भी आप बचा लेता है महीने का, तो जी। वो भी उसको एसआईपी कर सकता है। उम्मीद है सर कि निवेशकों को यहाँ बहुत सारी जानकारी मिली और उनका कंफ्यूजन दूर होगा। इस आधार पे वो अपना एक पोर्टफोलियो तैयार कर सकेंगे, नए तरीके से एलोकेशन कर सकेंगे। आगे फिर हम किसी सेविंग से जुड़े मुद्दे पे चर्चा के लिए फिर मिलेंगे सर। धन्यवाद आपका। धन्यवाद, नमस्कार।